हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन से आगे क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि कल आपको बताया गया था, यानी लास्ट वीडियो में, कि क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक क्वेश्चंस के सारे आंसर आपकी बुक में सॉल्व किए हुए हैं। मुझे सिर्फ आपको उसको एक्सप्लेन करके क्लियर कराना है कि किसका आंसर किस कंडीशंस में क्या होता है। जैसे कल क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें ट्रांजैक्शंस दिए हुए थे, हमें एग्जाम्पल्स के रूप में उसे सॉल्व करना था। जैसे गिव वन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो 13 की ही बात कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर सॉल्व आंसर आपकी बुक में लगे हुए हैं। तो कल उसमें से मैंने आपका सॉल्व जो आंसर है 13 क्वेश्चंस किया था, जिसमें आपको एग्जाम्पल देना था ट्रांजैक्शंस के रूप में, और उसकी कंडीशंस लगी थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के इस चैप्टर्स में यदि असेट्स इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो आपका क्या एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस के रूप में बनेगा, वो मैंने आपको कल क्लियर कराया था। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 14, राइटिंग में मेरा वर्क नहीं है क्वेश्चनों में, बस उनके आंसर को क्लियर कराना आपके लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं। ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, यानी नीचे कुछ अकाउंट्स नेम दिए हैं और यदि वो साइड इंक्रीज हो जाए तो उससे रिलेटेड विल बी रिकॉर्डेड, यानी पूरी लाइन पहले मैं ठीक से पढ़ दें। ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। क्वेश्चंस भी आस्किंग है, अगर उनकी साइड जो नीचे आइटम्स दिए हुए हैं असेट्स के रूप में या एक्सपेंसेस के रूप में या लायबिलिटीज के रूप में उनकी साइड इंक्रीज हो जाए तो वो किस टाइप से रिकॉर्ड किए जाएंगे या कैसे रिकॉर्ड होंगे। आल्सो मेंशन नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी आइटम दिए हैं, फर्स्ट हमें उनका नेचर बताना, जो भी आइटम्स हैं, जैसे वो असेट्स है या लायबिलिटीज है या इनकम है या एक्सपेंसेस है, और इंक्रीज की कंडीशंस में उसकी साइड भी बतानी है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो यही लाइन सबसे फर्स्ट उन्होंने दी है, ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, यानी इंक्रीज होने पर जो आइटम्स नीचे दिए हैं वो किस साइड में जाएंगे, यानी डेबिट में जाएंगे। अकाउंट्स में दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो उसकी साइड पूछी है, इंक्रीज होने पर वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और साथ में उसका हमें नेचर भी देना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए आंसर भी नीचे लगे हैं और पढ़ता भी जा रहा हूँ, आंसर भी बताता जा रहा हूँ। फर्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर इंक्रीज होगा तो उसकी साइड फर्नीचर फर्स्ट तो अपीयर होता है असेट्स, और असेट्स इंक्रीज होने पर
उसकी साइड चेंज नहीं होती। ऑलरेडी पहले से वो डेबिट में रहता है, इंक्रीज होने पर वो डेबिट में ही रहेगा। तो आप नीचे आंसर देखिए, पहले तो उसकी साइड लिखी है, ये नेचर लिखता है, तो नेचर तो फर्नीचर का असेट्स ही होगा, और साइड कोई भी असेट्स ऑलवेज डेबिट होती है, इंक्रीज होने पर वो डेबिट ही रहेगी। यानी वो ऑलरेडी पहले से भी डेबिट है, इंक्रीज होने पर डेबिट में रहेगी, और फर्नीचर का नेचर है असेट्स। सेकेंड, तो आंसर तो आपका लिखा ही है, आप नीचे देख सकते हैं, हमारा बोर्ड पर लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। सेकेंड है रेंट पेड। पेड रेंट नेचर के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑल आर डेबिट होते हैं, इंक्रीज होने पर वो डेबिट में ही रहेंगे। ओके, रेंट पेड हम नेचर के अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, और इंक्रीज होने पर ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, वो डेबिट में ही रहेगा। थर्ड, कमीशन रिसीट नेचर के अकॉर्डिंग वो इनकम है, और इंक्रीज होने पर वो डेबिट, सॉरी, कमीशन रिसीट नेचर के अकॉर्डिंग वो इनकम है, और इंक्रीज होने पर क्रेडिट में रहेगा, और इनकम ऑलरेडी क्रेडिट में ही रहती है। सैलरी पेड ये भी एक्सपेंसेस है, नेचर के अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंसेस में लिखेंगे, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में ही लिखा जाएगा। आगे प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट कैपिटल से बिलोंग करता है, और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट में ही रहेगी। नेक्स्ट है डेब्टर्स, नेचर के अकॉर्डिंग असेट्स है, डेब्टर्स डेबिट में रहता है, इंक्रीज होने पर डेबिट में ही रहेगा। क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट में रहता है, नेचर के अकॉर्डिंग वो लायबिलिटीज है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट में ही रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और पूरा क्वेश्चंस आ गया तो ये ईच आइटम्स हाफ मार्क्स का है। ओके, ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सारी आस्किंग 14 के अकॉर्डिंग ही है, उसमें इंक्रीज की कंडीशंस थी, यहाँ पर वो डिक्रीज की कंडीशंस लाता है। यानी आइटम नेम दी है, हमें नेचर बताना है, असेट्स है या लायबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, और अभी हमने जो क्वेश्चन कराया था 14 उसमें इंक्रीज की कंडीशंस दी थी, यहाँ पर डिक्रीज की कंडीशंस। तो देखिए सबसे पहले कैश। कैश नेचर से असेट्स है, ऑलवेज डेबिट होता है, यदि डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। नीचे आंसर यही दे रहा होगा, यदि डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। ओके, आंसर आप मैच करते रहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट नेचर से लायबिलिटीज है, डिक्रीज होने पर ये डेबिट हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी साइड यानी नेचर से क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है, डिक्रीज होने पर यानी माइनस होने पर ये डेबिट में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट पेड। रेंट पेड हमारा एक्सपेंसेस है, डिक्रीज हो जाए तो ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारी लायबिलिटीज है नेचर के अकॉर्डिंग, और आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हो जाए तो ये भी डेबिट में चला जाए, इसकी साइड डेबिट में रिकॉर्ड की जाए। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड टर्म्स या आइटम्स ऑलवेज असेट्स, डिक्रीज हो जाएगा, असेट्स वाला डेबिट होती है। यानी प्रीपेड हमारा नेचर के अकॉर्डिंग असेट्स है,
और असेट्स ऑल आर डेबिट होती हैं, ऑलवेज डेबिट होती हैं। डिक्रीज होने पर ये क्रेडिट में चला जाएगा, इसकी साइड क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। और नेक्स्ट है प्रोप्राइटर्स। ये आपको बता दिया था कि प्रोप्राइटर्स का रिलेशन कैपिटल से होता है, और यदि डिक्रीज हो जाए तो डेबिट में चला जाएगा। तो मैंने सबके नेचर बता दिए दोनों क्वेश्चंस में। इंक्रीज और डिक्रीज की जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग नेचर तो सभी का सेम ही रहना है, जो 14 में था वही 15 में रहेगा, बस हमें साइड को चेंज करना है। नेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होने पर वो वही रहता है, डिक्रीज होने पर नेचर के अकॉर्डिंग वो साइड चेंज कर लेता है। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर्स का लास्ट क्वेश्चन, जो आज ये चैप्टर्स हमारा एंड हो जाएगा और कल हम आगे न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एक अकाउंट्स बनाना है असेट्स के रूप में टी शेप में। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने बुक हो तो मैं उसको पढ़ रहा हूं, देखिए। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। यानी मशीनरी अकाउंट्स को हमें टी शेप में बनाना है और ये सारे ट्रांजेक्शंस एक्टिविटीज दी हुई हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसमें डेट पर्टिकुलर ये सब कुछ नहीं होता, तो पर्टिकुलर के कॉलम में हम लिखते हैं इंक्रीज
तो हमने 4 कॉलम बनाए। फर्स्ट रिकॉर्ड इंक्रीज, सेकेंड रिकॉर्ड डिक्रीज, यानी फर्स्ट साइड बनाई हमने रिकॉर्ड इंक्रीज के लिए, सेकेंड साइड बनाई रिकॉर्ड डिक्रीज के लिए। जिस अकाउंट्स का हम बना रहे हैं, यानी यहां पर सॉरी मशीनरी अकाउंट है, ऊपर भी जो हमने आंसर लिख रखा है वहां पर हमें लिखना होगा मशीनरी अकाउंट। इसको हम हटा देते हैं। और यहां पर लिख लेते हैं आंसर, ये लिखते हैं मशीनरी अकाउंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 मशीनरी अकाउंट्स। डेबिट में लिखते हैं रिकॉर्ड इंक्रीज, ये फर्स्ट साइड है, रिकॉर्ड डिक्रीज ये सेकंड साइड है। किस चीज की? फर्नीचर है तो फर्नीचर ऑन दिस साइड, मशीनरी है तो मशीनरी ऑन दिस साइड, और ये भी डिक्रीज है तो दिस साइड। तो अभी जैसे आपको इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चंस कराया था, तो आपको सबसे फर्स्ट ये मालूम होना चाहिए कि हमारी असेट्स, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, चाहे मोटर व्हीकल्स हो, ये ऑलवेज डेबिट होती है। और इंक्रीज होगा तो ये डेबिट में ही रहेगा। अभी आपको हमने 14 और 15 क्वेश्चंस कराया था। और डिक्रीज होता है तो अपनी साइड चेंज कर लेगा, यानी अपोजिट साइड आ जाएगा। तो एक तरीके से इंक्रीज होने पर हम ये एज्यूम करें कि ये डेबिट साइड है, डिक्रीज होने पर एज्यूम करें कि ये क्रेडिट साइड है। यानी अगर हम इंक्रीज होने पर इधर लिखते हैं तो डिक्रीज होने पर उसे इधर लिखें। क्यों? कि टी-सेप अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता। ओके, क्वेश्चंस को जो उसमें ट्रांजैक्शंस दिए हैं मैं रिकॉर्ड करता हूं। फर्स्ट है मशीनरी परचेज, तो हम इसे डेबिट में लिखेंगे। क्या? नंबर फर्स्ट डालेंगे, तो कैश ब्रैकेट में लिख दो परचेज। परचेज करेंगे तो कैश गोज आउट होगा, बट मशीनरी अकाउंट डेबिट होगी। और हमारा जर्नल क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट DR2 कैश। मशीनरी अकाउंट ओपन होगा तो कैश ही आएगा लेकर के अकॉर्डिंग। और ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज का, तो उसका अमाउंट हम लिख देंगे। दूसरा ये भी पॉइंट है इंक्रीज और डिक्रीज का। असेट्स इंक्रीज होती है तो प्लस होगी दिस साइड, और डिक्रीज होती है तो माइनस होगी दिस साइड। हमने उसका अमाउंट लिख दिया। सेकेंड नंबर है मशीनरी सोल्ड। सोल्ड होने पर डिक्रीज हो जाएगी तो यहां पॉइंट डालेंगे सेकेंड। इसमें लिखा जाएगा सोल्ड करने में कैश यूज होता है, यानी कैश रिसीव होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे।
परचेज करने से मशीनरी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी तो दिस साइड जाएगा। सोल्ड करने से मशीन डिक्रीज होती है तो दिस साइड जाएगा। अमाउंट लिख देंगे 1,20,000। आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी असेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज होगी, यानी वो प्लस हो जाएगी, तो उसे इस साइड लिखा। सेल की तो डिक्रीज होगी, इस साइड आ गया। मशीनरी डिस्कार्डेड तो मशीनरी डिस्कार्डेड होने पर भी डिक्रीज होगी। डिस्कार्डेड होने से डिक्रीज होती है, दिस साइड आएगी 20। फिर से है नंबर 4, न्यू मशीन परचेज। न्यू हो या ओल्ड हो, परचेज कर रहे हैं, इंक्रीज होगी और वो दिस साइड है। लास्ट नंबर है मशीनरी डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय होने पर भी डिक्रीज होती है डेस्ट्रॉय होने पर। तो भाई मशीनरी डेस्ट्रॉय 40,000। इसके बाद बोथ साइड का टोटल करते हैं। $2,10,000। इसका लिखेंगे 7 lakhs। ये हमारे बोथ साइड टोटल हो गया। ये है 7 lakhs, सेकेंड साइड है 2,10,000। जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस के रूप में दिस साइड माइनस इसका बैलेंस कैलकुलेट करके या बैलेंसिंग फिगर हम रिकॉर्ड करके टोटल को बराबर कर देंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, बोथ साइड टोटल लगाया और जज करते हैं कौन सी साइड हमारी माइनस है, कौन सी साइड कम है। ये साइड कम है तो जितना भी अमाउंट कम है बैलेंस के रूप में लिखकर बोथ साइड क्लियर कर देंगे तो बैलेंस कितना आएगा 4,90,000 और टोटल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए आप सबसे पहले
हमें ये मालूम है परचेज होने से इंक्रीज होता है, सेल करने से डिक्रीज होता है, डिस्काउंट हो जाए, डिस्काउंटेड हो जाए, डिक्रीज होगा। ऐसा सब रिकॉर्ड करने के बाद हम बोथ साइड टोटल करते हैं। टोटल में जिस साइड हमारी माइनस होगी उस साइड हम बैलेंसिंग फिगर रिकॉर्ड करने के बाद उसका टोटल बोथ साइड इक्वल कर देते हैं। इस तरीके से आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर्स टोटल वर्क एंड हुआ। कल हम आपको न्यू चैप्टर्स ओपन करेंगे जो भी हमारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग आगे आएगा। ओके, बाय।